नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, क्लास 12th की हिंदी की क्लासेस चल रही है आपकी शाम 4 बजे और हम लोग इस क्रैश कोर्स में कर रहे हैं आपका रिवीजन सीरीज। तो आप लोग सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से साथी अब तक क्लास में जुड़ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 6 नंबर का रस छंद अलंकार और 5 नंबर का कहानी का उद्देश्य एवं सारांश इसको रिवाइज किया है। अब बारी है हमारे गद्य खंड से बनने वाले गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों की। तो सभी प्यारे साथी फटाफट से सेशन में आइए। क्लास में मुझे शुभम, विवेक, सोनाली, विश्वजीत, अभय, प्रदीप, विजय, शुभम, शिवांगी, प्रशांत, रिया, निशिता, आकाश, विशाल, अजय दिख रहे हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग। रिवीजन सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। जो थोड़े से अभी पढ़ना शुरू किया है उनके लिए थोड़ी सी आफत है, क्योंकि एक दिन में इतना सारा याद कर लेना। अब जिन्होंने पढ़ा है तो उनको तो सिर्फ रिकॉल करना है कि अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आफत तो है, लेकिन वो आफत लेनी पड़ेगी क्योंकि मजे भी तो इतने लंबे समय से आप ही कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम अपने गद्य खंड में आने वाले जो 2 चैप्टर हैं, राष्ट्र का स्वरूप और रॉबर्ट नर्सिंग होम, इस चैप्टर को समझने वाले हैं इन शॉर्ट। यानी आप लोगों के बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपको इस पूरे चैप्टर में क्या है ये समझा दूंगी, जिससे कि आप गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को कर पाएंगे। राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर, यह एक निबंध विधा में लिखा हुआ चैप्टर है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब अलग अलग विधाएं होती हैं। तो ये आपके गद्य खंड में लिखा हुआ, आप गद्य जो पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, ये गद्य की निबंध विधा में आता है। इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये तो पता हो ही आपको कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने इस पूरे राष्ट्र होता क्या है, तो इस राष्ट्र के 3 हिस्से बताए कि राष्ट्र में सबसे पहले तो भूमि होती है। जैसे घर किसे कहोगे आप। घर क्या सिर्फ आपके ईंट और आप लोगों ने जो है सीमेंट का एक मकान खड़ा कर दिया वो घर हो जाता है। नहीं, घर कब बनता है, जब उसमें लोग रहते हैं। और लोग भी ऐसा नहीं कि आपके 4 अलग अलग परिवारों के आपने लोग इकट्ठे कर दे तो वो घर हो जाएगा। नहीं, घर हम उसको कहते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं ना, हमारी मम्मी पापा, भाई बहन, दादी दादा एक साथ मिलकर जब रहते हैं तो उसको हम घर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्र बनता कब है, तो राष्ट्र के लिए जरूरी है भूमि, जमीन। हवा में तो नहीं रहेंगे कि हवा में उड़ रहे हैं, भूमि। दूसरा, अगर भूमि है लेकिन लोग ही नहीं है तब भी वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। तो खाली जमीन को हम राष्ट्र नहीं कहते, यानी जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले लोग भी होने चाहिए। और लोग हैं लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, मुंह फुलाए हुए हैं, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, तो क्या राष्ट्र बन जाएगा। नहीं। तो राष्ट्र में रहने के लिए लोग आपस में लोग आपस में संस्कृति होती है, हमारी भाषा, हम कैसे सोचते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, हम किस धर्म को मानते हैं, इस तरीके की बातें मिलकर के हमारे जीवन जीने की जो शैली है, कला, साहित्य है, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति बनाता है। और जब ये तीनों मिलते हैं तब आके राष्ट्र बनता है। इसीलिए कहते हैं भारत हमारा राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र है क्योंकि भारत एक भौगोलिक सीमा, हम कह रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, ये आपके पूरा भारत है। और हम यहाँ पर, हम जितने इस पर रहने वाले लोग भी हैं, और ये लोग अब इस भारत भूमि को अपने मन से स्वीकार रहे हैं कि ये हमारा देश है, हम ये हमारा है ना। और फिर आपस में लोगों का आपस में संबंध भी है कि भाई हम एक देश के लोग हैं। इस तरीके से भारत भी एक राष्ट्र हुआ, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, क्योंकि वहां पर जमीन है, उस पर लोग रह रहे हैं, वे लोग एक तरीके का जीवन जी रहे हैं, एक भाषा बोल रहे हैं, खान पान है, रहन सहन है, साहित्य है, कला है, तो ये सब उनकी संस्कृति हो गई। तो इस प्रकार ऐसा कोई भी भूमि जहां पर आपके जन, संस्कृति, ये तीनों मिलकर के एक राष्ट्र को बनाते हैं। तो राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण अंग इन्होंने इसमें भूमि, जन और संस्कृति को बताया है। भूमि क्या केवल एक जमीन का टुकड़ा है, तो बोले नहीं, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, आपका पूरा जीवन उसी पर टिका हुआ है। ये जो पेड़ पौधे हैं, अगर इस जमीन ना हो तो उस पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप खाएंगे क्या, सांस क्या लेंगे। आपका जीवन तो पूरे तरीके से प्रकृति पर आश्रित है। तो ये नदियां, पहाड़, झरने, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, ये सब मिलकर के भूमि है। तो भूमि का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जमीन है, खाली बंजर जमीन पे मैं आपको छोड़ दूं तो आप जीवन जी लोगे, नहीं, ये बंजर जमीन नहीं है। इसमें आपके जो ये नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, धातुएं, खनिज आपको मिलते हैं, ये सब मिलकर के आपकी भूमि बनती है। तो भूमि के इस पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक, हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता आपकी बलवती होगी।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले जब ये भूमि की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हमें अपनी भूमि को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। जब भूमि आया है तो इसके लिए आप सीधे शब्द बोलो माँ। जैसे आप अपनी माँ को जितना जानोगे उतना ज्यादा माँ से प्यार बढ़ता जाएगा, है ना। माँ 9 महीने आपको पेट में रख रही है, उसके बाद जब आप 2 3 4 साल के हो जाते हो तब तक आप पूरी तरीके से मम्मी पर आश्रित रहते हो, है ना। आप कपड़ों में ही सूसू पोटी कर देते हो, थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ भूख लगती है, आप रोते चिल्लाते हो, आपको नहलाना धुलाना सारी चीजें मम्मी कर रही है। और जब तक आप इस बात को नहीं जानते थे, कभी वो मम्मी पर चिल्ला भी देते थे, कभी गुस्सा भी कर देते थे, लेकिन जब इस बात को आप महसूस करते हो, जानते हो, तो मम्मी से प्यार बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही है ये प्रकृति, बिल्कुल ऐसी ही है ये भूमि। अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे और मैं कहूं कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मुझे अपने देश के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर ये प्यार खोखला है, दिखावटी है। तो इसीलिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि हम इस भूमि के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे, इसके भौतिक स्वरूप को, इसकी नदियों को, पहाड़ों को, मिट्टी को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर राष्ट्रीयता होता है, राष्ट्र से प्रेम का भाव बढ़ता जाएगा। राष्ट्र से जो प्रेम है ये आपका बढ़ता जाएगा अगर आप इसके प्रति जागरूक होंगे। तो जो आपका राष्ट्र से प्रेम है ये बढ़ेगा कब? जब आप इसके प्रति जागरूक होंगे। तो इस भूमि वाले हिस्से में उन्होंने यही कहा है, हमें लोग गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है, आपके कि इस भूमि, जैसे आपके नदियों के किनारे आपको पत्थर मिलते हैं, उस पत्थर से जब कारीगर आपको उसको क्या करता है, अपने हथौड़े छेनी से उसको एक सुंदर आकार देता है, तो उन्हीं पत्थरों से आप अपनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं, ठीक है। आप खेती करते हैं तो खेती में जो बीज जमीन के अंदर बोते हैं तो वो जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो आप लोगों के खनिज पदार्थ हैं उसी से आपके बीज से फसल तैयार होती है। किसी बंजर जमीन जहां मिट्टी बिल्कुल आपकी उपजाऊ नहीं है वहां पर बीज बोएंगे तो वहां फसल नहीं होती। तो उस मिट्टी को जानना, वो बरसात जो हर बार आती है और आपके फसलों को सींचती है जिससे कि पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उसको जानना। तो हमारी प्रकृति में हो रही हर घटना को जितना हम ज्यादा जानेंगे उतना हमारे अंदर राष्ट्र से प्रेम करने का भाव बढ़ेगा। तो एक राष्ट्र में रहने वाले नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने देश के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जिज्ञासा रखे, जाने समझे। इस बात को इन्होंने यहाँ समझा रखा है। जन मतलब इस पर रहने वाला मनुष्य। इसके बारे में वो कहते हैं कि अगर जमीन है उस पर रहने वाले लोग ही नहीं है तो फिर तो वो जैसे मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी है, वह मम्मी कब बनी? वो उससे पहले बहू होंगी, पत्नी होंगी, बेटी होंगी, लड़की होंगी, बहन होंगी, लेकिन माँ नहीं होंगी। माँ वो तभी बनी जब उसने बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसे ही ये जमीन तो थी, पृथ्वी तो थी, लेकिन जब तक इस पर मनुष्य नहीं था तो तब तक वह माँ नहीं कहलाई। तो यहाँ पर पृथ्वी और उस पर रहने वाले मनुष्य का संबंध माँ और संतान के जैसा है कि अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो फिर आप राष्ट्र कहेंगे ही नहीं। पृथ्वी और जन दोनों जब मिलते हैं तो राष्ट्र का स्वरूप संबंध आपके संपन्न होता है। और जन, जब आपकी एक माँ के 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए। और घर में कोई सामान आता है तो वो 5 को बराबर मिले, इसका आप लोगों को आपके ध्यान रखना चाहिए, तभी घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस पृथ्वी की हम सब संतान हैं और पृथ्वी के अगर माँ पर हक ज्यादा किसका है? जो ज्यादा ध्यान रखता है। तो ऐसे ही इस पृथ्वी माँ के संसाधन इसके नदी, पहाड़, पर्वत, झरने सब संसाधन है। इस पर हमारा अधिकार तब होगा जब हम इसका ध्यान रखेंगे। तो हम इसके संसाधनों पर अधिकार तब होगा जब हम इसका ध्यान रखेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे। और सभी मनुष्यों का, चाहे वो नदी, पहाड़, जंगल, है ना, गांव, शहर, कहीं भी रहे, सबका इस पृथ्वी के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। जैसे माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, ऐसे ही इस जन के लिए सभी, आप इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी की नजर में सब बराबर हैं, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम क्या करें, जैसे हमने शहरों का बहुत विकास कर दिया लेकिन गांव को छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मेरे पूरे शरीर में भोजन जा रहा है लेकिन एक पैर में जा ही नहीं पा रहा, तो पैर कमजोर हो गया। मेरे शरीर में पूरा शरीर बहुत स्वस्थ है लेकिन एक पैर कमजोर है तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही पूरे राष्ट्र में अगर आप एक हिस्से पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हो और एक हिस्से को ऐसे ही छोड़ देते हो, कोई गांव है उसका विकास ही नहीं हो रहा है, तो वह कैसा होगा? वह कमजोर हो जाएगा। और उसके कमजोर होने का मतलब पूरे राष्ट्र का कमजोर होना। इसीलिए राष्ट्र में आप लोगों के इस पृथ्वी के संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए और सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब राष्ट्र के विकास की बात होती है तो छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, जवान, स्त्री, महिला, पुरुष, इन सबको राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। ये सब बातें आती हैं जन वाले भाग में। फिर आती है संस्कृति। अब संस्कृति के बिना जन की कल्पना बिल्कुल वैसी है जैसे बिना सर का धड़। मेरे शरीर में ये सर है ही नहीं, सिर्फ गर्दन से नीचे आपको दिख रहा है।
तो आप मुझे क्या पहचानोगे? मेरा शरीर पूरा ठीक है लेकिन इसमें मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, जैसे कोमा में लोग चले जाते हैं, तो अब वह आपके कैसा है? वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं, भूमि है, लेकिन अगर उनकी कोई संस्कृति, यहाँ पर आपकी जो संस्कृति है वह कैसी है? तो कहा बिना जो संस्कृति है वह, अगर हम संस्कृति के बिना मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे उसका सर है ही नहीं, वो सिर्फ धड़ है। तो ऐसे ही संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है, जैसे मस्तिष्क आपको चलाता है ना, आपके अंदर ऊर्जा देता है, तो बिल्कुल ये संस्कृति इन दोनों की जान है। जैसे शरीर है और शरीर में आत्मा नहीं हो तो वो बिल्कुल लाश बन जाता है, खोखला, है ना। आप बिल्कुल मनुष्य का स्ट्रक्चर बना दो, उसमें जान नहीं है, तो वो कहलाएगा क्या? मूर्ति कहलाएगा, है ना, आपके पुतला कहलाएगा। और उसमें अब वो मनुष्य कब कहलाएगा? जब उसमें जान आ जाएगी। तो ये संस्कृति ऐसी ही जान है, आत्मा है, प्राण है ना। इसको आप कह सकते हो राष्ट्र का प्राण है। राष्ट्र इन दोनों से बन गया लेकिन अभी वो पुतले रूप में है, सिर्फ आपके खोखला है। लेकिन जब उसमें संस्कृति मिल जाएगी तो मानो वो जिंदा हो गया, मानो उसमें प्राण आ गए। तो संस्कृति के विकास, और संस्कृति में हमारी जैसे लोकगीत होते हैं, हर जगह अलग अलग प्रकार के गाने हैं। बिहार में भोजपुरी में गाया जा रहा है, बंगाल में बंगाली में गाया जा रहा है, राजस्थान में राजस्थानी में गाया जा रहा है। तो हर जगह की अपनी भाषा, अपनी अपनी कहानियां, अपना पहनावा, वेशभूषा, ये सब भारत की संस्कृतियां हैं। ये सब संस्कृतियां वैसी ही है जैसे नदी की बहुत सारी अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन जब समुद्र में जाती है तो सब एक हो जाती है। तो ऐसे ही भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो हम सब एक है। जब भारत का मैच आपके श्रीलंका के साथ होगा तो मैं भले ही झारखंड में रहती हूँ, मैं भले ही राजस्थान में रहती हूँ, मैं भले ही हिमाचल में रहती हूँ, मैं भले ही आपके नीचे तमिलनाडु में रहती हूँ, मैं कहीं भी रहूंगी, मेरे लिए होगा कि भारत जीतना चाहिए। तो ये सब जब जैसे अलग अलग नदियां एक सागर में मिलती हैं, ऐसे अलग अलग संस्कृतियां एक राष्ट्र में आकर मिल जाती हैं। ये सब आपकी बात के सब बातें किसकी होंगी? ये आपकी भूमि, जन और संस्कृति चैप्टर को अब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा आपका चैप्टर आसानी से आपको समझा दिया है। ठीक, तो बोले कि निबंध, अब इसको मैं आप लोगों के पढ़ूंगी तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र के 3 तत्व हैं। भूमि, भूमि का मतलब उसका भौगोलिक स्वरूप, नदी, पहाड़, झरने, खेत, पेड़ पौधे, ये सब उसका भौतिक स्वरूप, उसका बाहरी स्वरूप है। उस भूमि पर रहने वाला मनुष्य है और उसकी संस्कृति है। अग्रवाल जी ने इस निबंध के माध्यम से यह बताया है कि मानव जाति के विकास में किस प्रकार इन तत्वों का, भूमि, जन और संस्कृति का उत्तम विकास करके ही एक सुदृढ़ और श्रेष्ठ राष्ट्र, अगर हम एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन तीनों को, आपके तीनों का विकास करना होगा, भूमि का, इस पर रहने वाले लोगों का, और इनकी संस्कृति का। तो बोले राष्ट्र भूमि को समृद्ध बनाने हेतु हमें विज्ञान का सहारा लेकर के प्रयत्न होना होगा। जब हम भूमि के बारे में जानेंगे, खोजेंगे, तो साइंस हमें क्या सिखाती है? विज्ञान हमें खोज करना सिखाता है, हमें मानना नहीं सिखाता, अंधविश्वासी नहीं बनाता हमें साइंस। विज्ञान हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम जानेंगे अपनी भूमि को तो हम अपने राष्ट्र को और समृद्ध और आगे बढ़ा पाएंगे। भाई हमें पता चले कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में नीचे खेत खोद के देखेंगे तो वहां आपके खूब सारा खजाना रखा हुआ है, लेकिन हम इतने आलसी थे कि हमने कभी कुछ काम किया ही नहीं, खेत खोदे ही नहीं, और अचानक एक दिन खेत खोदा तो पता चला वहां खजाना है, लेकिन हम तब मरने वाले थे। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो भारत है, इस अपनी भूमि है, धरती है, इसके बारे में जितनी खोज पड़ताल करेंगे, जांचेंगे, तो उतना हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कीमती चीजें हैं जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए खोजबीन करके हम अपने आसपास की चीजों को जानेंगे तो अपने देश को समृद्ध बना पाएंगे। भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, यह भावना राष्ट्रीयता का लक्ष्य और उसका मूल मंत्र है। जब हम पृथ्वी को माता मान लेते हैं तो हमारा संबंध आपके माता पुत्र वाला हो जाता है और फिर आप जी जान से इस भूमि के विकास के लिए काम करते हो। यह भावना जन जन तक पहुंचेगी तो अपने आप एक सुदृढ़, एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। तो यहाँ पर भूमि को क्या बताया है? राष्ट्र का मूल आधार। देवताओं ने इसका शुरुआत में ही बताया कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है, यह अनंत काल से है। हमें इस भूमि की सुंदरता को, इसकी उपजाऊ शक्ति को, इसके संसाधन, तो ये नदी, पहाड़, जंगल, खलिहान, खनिज, सब ये इसके संसाधन है, इसकी समृद्धि को समझना ही राष्ट्र प्रेम है। तो राष्ट्र प्रेम का मतलब नहीं है कि आई लव माई इंडिया के नारे लगा रहे हैं। राष्ट्र प्रेम है जब आप इसके बारे में जान रहे हैं, जब आप इसकी देखभाल कर रहे हैं, जब आप इसको सुंदर बनाए रख रहे हैं, तब है प्रेम। लेखक के अनुसार कर्तव्य हमारा है कि हम भूमि का सांगोपांग यानी संपूर्ण रूप से अध्ययन करें। गांव और नगरों में ऐसे अध्ययन केंद्र बनाए जहां आम जनता को भी जागरूक किया जाए कि हमारी कौन कौन सी गतिविधि से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। तो बादलों के बारे में अध्ययन करें, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करें। खनिज, जैसे आपने खोदा तो कोयला निकला, है ना, लोहा निकला, धातुएं निकली, तो ये सब खनिज है। मिट्टी आदि की जानकारी लेना। कुशल शिल्पी मतलब कारीगर,
जैसे नदी किनारे के बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, तो उससे भी क्या बना देता है, छेने हथौड़े की मारपीट से उसकी सुंदर मूर्ति, सुंदर इमारत बना देता है। तो जब हम इस तरीके से आपके आसपास के वातावरण को जानते समझते हैं तो हम सब कुछ सुंदर और समृद्ध कर देते हैं। इस बात पर जोर दिया गया है। जन यानी मनुष्य, भूमि तब तक मातृभूमि नहीं बनती जब तक उस पर मनुष्य ना जन्मा हो। तो इस जन और भूमि के रिश्ते को माता और पुत्र का रिश्ता बताया है। जब यह भावना जागती है तो राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि हम राष्ट्र पर फिर ध्यान देने लगते हैं। सब जन समान है इस पृथ्वी पर रहने वाले, जैसे माँ के लिए चारों बच्चे समान हैं, ऐसे इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं। पृथ्वी माँ की नजर में सब समान है। इनमें भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के बावजूद भी सौहार्द होता है, भाईचारा। हमारा भाईचारा कोई अलग नहीं कर सकता भैया, है ना। इसके अलावा संस्कृति क्या है, जन का मस्तिष्क है। मस्तिष्क होता है तो काम करता है। जैसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर में सीपीयू ना लगा हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। मोबाइल में बैटरी ना लगी हो तो मोबाइल काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा निकल गई तो हम काम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इस राष्ट्र में भूमि है, जन है, लेकिन संस्कृति नहीं है, तो फिर ये राष्ट्र नहीं है। इसीलिए कहा कि जन का मस्तिष्क, जीवन की श्वास, जैसे आपके अंदर सांस चल रही है तो आप जिंदा है, तो ऐसे ही जीवन की श्वास, आत्मा का आनंद, ये संस्कृति है। ठीक है, बिना संस्कृति के राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं। सोचो हमारे पास भाषा ही नहीं होती, हमारे पास गीत नहीं होते, हमारे पास कहानियां नहीं होती, तो हमारा जीवन कितना बोरिंग होता। तो ये सब साहित्य है। साहित्य कोई ऐसी, ये आपकी संस्कृति कोई बाहरी चीज नहीं है। जैसे भूमि, ये सब तो आपको बाहर का दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होता है अंदर आनंद महसूस करना, खुशी महसूस करना। ठीक है, रोटी खाते हो तो वो आपको, आप कुछ खा रहे हो तो आपकी भूख मिटी, वो आपको आनंद मिला। लेकिन मैं आपको गाना सुनाऊं तो गाना सुनाने से आप कुछ खा नहीं रहे हो, लेकिन आपको अच्छा लगा। एक है रोटी खा रहे हो और एक है गाना सुन रहे हो। तो ये जो गाना है, ये जो कहानी है, ये सब आपकी संस्कृति है जो आपको आनंद देती है। तो इस प्रकार अगर संस्कृति ना हो तो राष्ट्र का जीवन बिल्कुल रूखा सूखा मरा हुआ सा होगा। तो संस्कृति में लोकगीत आ जाते हैं, हाथी लेवे, घोड़ा लेवे, क्या कहते हैं, लेवे हीरा होंडा, लगाई चार डंडा, है ना, ऐसे करके शादियों में गीत गाते हैं। तो ये सब क्या है, लोकगीत है। क्यों गाते हैं हम, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ना, झूमते हैं लोग इस गाने में। तो ये क्या है, हमारी लोक कथाएं। मम्मी सोते वक्त कोई कहानी सुना रही है, दादी नानी ने कोई कहानी सुनाई है, ये सब लोक कथाएं हैं। साहित्य, हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं, हिंदी में कहानियां पढ़ते हैं। कला क्या है, मधुबनी पेंटिंग जैसे आप देखते हैं, है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कुछ कलाएं होती है, रंगोली बनाते हैं, चित्रकलाएं होती हैं, नृत्य होते हैं। भाई कहीं पर आपके जो है वो क्या करा जा रहा है, कौन कौन से नृत्य होते हैं, कहीं पर आपके कथकली की जा रही है, कहीं पर भरतनाट्यम किया जा रहा है। तो ये सब अलग अलग नृत्य के प्रकार हैं। तो ये नाच गाना सब मिलकर हमारी संस्कृति है। सभी संस्कृतियां अलग है। झारखंड चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, सब में अलग अलग तरीके के आपको भाषा भी दिखेगी, खान पान भी दिखेगा, रहन सहन भी दिखेगा, तौर तरीके भी दिखेंगे, लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी सब में समन्वय, एक तालमेल बिठाते हैं। और तालमेल बिठा करके आपके सब कुछ आपके बढ़िया तरीके से एक राष्ट्र में चलता है। तो इसीलिए संस्कृति में समन्वय, लोगों का एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना, और सहिष्णुता, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, ये बातें इसमें जरूरी बताई गई हैं। तो राष्ट्रीय संस्कृति में पूर्वजों की विरासत, जैसे हम, भाषा मैंने तो आकर नहीं बनाई, भाषा आपकी कितने सालों से चल रही है। हिंदी भाषा का विकास हम कहते हैं 700 ईस्वी से हो रहा है, अभी हम 2025 में हैं, तो 13 से 14 सालों से हिंदी भाषा चल रही है। तो हिंदी भाषा हमने नहीं बनाई, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने पूर्वजों से मिली है। बहुत सारी बातें, जैसे शादी की परंपरा आज तो शुरू नहीं हुई, बहुत पहले से चली आ रही है। समाज में बहुत सारी चीजें आप वैसे कर रहे हैं जैसा पहले होता था। तो ये हमें पूर्वजों से धर्म, चरित्र, कला, साहित्य का गौरवपूर्ण तरीके से हम उसको अपनाते हैं। और भूतकाल अगर वर्तमान को समर्थन दे तभी सच्ची राष्ट्रवृद्धि है। भूतकाल में जो हमने अच्छा किया है उसको हम अपने जीवन में गर्व के साथ धारण करें। अब भूतकाल में हमने कुछ गलतियां भी करी होंगी, तो ऐसा नहीं कि हम उन गलतियों के चक्कर में बैठे हुए हैं, हाय राम मैंने तो वो गलती कर दी, या हमारे पूर्वजों ने तो वो गलती कर दी। हमें जो अच्छी चीजें हैं उसको खुशी के साथ स्वीकार करना, और जो आगे आप सुधार कर सकते हैं उसको आगे सुधार करना चाहिए। आपका भूतकाल, आपका अतीत आपको जकड़ कर ना रखे कि आपने भूतकाल में आपके दादाजी ने एक जमीन बेच दी, 20 रुपए में बेच दी, अब आपको लग रहा है कि वो तो 2 करोड़ की जमीन थी, अब आप दादा को बैठे हैं कोसने। तो ये आपकी भूतकाल ने आपको जकड़ लिया। तो ऐसे ही इस पूरे राष्ट्र के विकास में भी अगर हमारा भूतकाल हमको जकड़ के रखता है तो हमारा राष्ट्र विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमें भूतकाल में जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको गर्व के साथ स्वीकार करना और आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाना, ये आपके इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके अलावा पूरा चैप्टर खत्म। तो यहाँ पर राष्ट्र एक जीवंत इकाई है जिसमें भूमि, जन और संस्कृति, इनका समन्वित स्वरूप, तालमेल बिठा करके एक स्वरूप होता है। यदि युवा जागरूक, कर्मशील और वैज्ञानिक सोच से जुड़े तो राष्ट्र आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो बिना स्वार्थ के अपने राष्ट्र की सेवा करे।
यही बात इस चैप्टर में समझाई गई है। इसके माइंड मैप को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भूमि है, जन है, संस्कृति है। भूमि में सुंदरता की बात कही गई है, उपजाऊ शक्ति की बात कही गई है, खनिज पदार्थों की, जल की, जागरूकता की बात कही गई है। जन के बारे में कहा है कि हम माता पुत्र का संबंध है। राष्ट्र भाव, जब आप माता पुत्र का संबंध स्वीकार करते हैं तो राष्ट्र से प्रेम हो जाता है। हम सब आपस में समान है, जैसे माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। समरसता, हमें एक दूसरे के साथ आनंद से मिलजुल कर रहना चाहिए। संस्कृति में आपकी सभ्यता, हर जगह की अलग अलग सभ्यता होती है, परंपराएं होती है, कला होती है, तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ सहिष्णुता, सहिष्णुता होता है सहनशीलता, दूसरे के विचारों का। भाई आपको मान लीजिए बंगाली गीत समझ में आता है, आपको उसमें मजा आता है, मुझे बंगाली नहीं आता, मुझे आपके तेलुगु गीत आता है, तो आप मेरे तेलुगु गीत का सम्मान करिए। अगर मैं अपने गीत में नाचती हूँ तो आप ऐसा नहीं कि जो है मुझे गाली बकने लग जाए, ऐसा ना, है ना। तो एक दूसरे के, जब अलग अलग तरीके के विचारों के लोग रहते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रखना और समन्वय यानी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा होता है। तीनों जब मिलते हैं तब राष्ट्र बनता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण में हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी और इस प्रकार आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र का हो पाता है। चलिए अब इस पर बनने वाले कुछ गद्यांश देख लेंगे। जैसे ये गद्यांश आप लोग देखिए, हाँ इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। देखिए, जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अब इसमें ये पूरा गद्यांश है, इस पर सवाल। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम, ये तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल जरूरी है, तो गद्यांश को पढ़ो। जांच पड़ताल की बात कहां पर आई है, ये रहा कि हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। किसकी, तो जो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की गर्भ में जो धातुएं पल रही हैं, पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं। मैंने कहा मेरे खेत में खजाना छुपा था, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, मैं आलसियों की तरह पूरा जीवन जीती रही। तो अगर मैं जागरूक होऊंगी तो मैं अपने आसपास की भी चीजों को जानूंगी, और जब जानूंगी, जांच पड़ताल करूंगी, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है। तो यही आप कहेंगे कि लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की गर्भ में जिन धातुओं को पोषण मिला है, मिट्टी, जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, वो क्या करती है, पहाड़ों को पीस पीस कर मिट्टी को, इस पृथ्वी की देह को सजाती है। तो हमें अगर अपने देश का विकास करना है तो इस सब की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हमें कुछ नया मिलेगा, जिससे हम अपने, जैसे आपके मान लीजिए हमारे भारत में कोई ऐसी जगह है जहां अगर हम जमीन खोदे तो खूब सारा तेल निकले, पेट्रोल निकले, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है तो हम तो गरीब रह जाएंगे, और किसी दिन हमने खोजा और हमको मिल गया तो हम तो तेल बेच बेच के अमीर हो जाएंगे। जैसे दुबई अमीर है, तेल बेच बेच के अमीर है, ऐसे हम भी हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके यहाँ पर कहा कि हमें अपने आसपास की, अब इसको जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है उत्तर वही आप भी लिख करके आएंगे। गद्यांश को पढ़ो, जो समझ में आया उसमें लिख दो। देखो, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए आवश्यक है पृथ्वी की कोख में छुपी हुई अमूल्य निधियां, खजाने, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुएं, ठीक है, जो ये पृथ्वी को सजाने, देह को सजाने वाली मिट्टी है, इसको जांचें पड़तालें। जब हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो अपने आप हम लोग आर्थिक रूप से, रुपये पैसे, आर्थिक मतलब रुपये पैसे से, है ना, क्या होते जाएंगे, अमीर होते जाएंगे। ठीक है, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, वसुन मतलब होता है, वसुन मतलब बहुत बार बताया है, वसुन मतलब धन संपत्ति, धरा मतलब धारण करने वाली। भाई वसुंधरा इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी की खुदाई करो तो इतने खजाने निकलते हैं, उसमें से कोयला उसी में से निकलता है, हीरे उसी में से निकलते हैं, लोहा और कितनी सारी धातुएं हैं, जो आपको पेट्रोल, ये सब आपको किससे खुदाई करके मिलता है, तो इस धरती की गर्भ से मिलता है। तो यह इसीलिए पृथ्वी अपने गर्भ में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण करती है, इसीलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र निर्माण में किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया है, तो देखो ये पूरा भूमि से संबंधित है। ये आपके कौन से भाग में आता है, भूमि की बात हो रही है कि आप इसको जानो, इसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, खनिज हैं, इसके गर्भ में मिलने वाले खनिज पदार्थों को जानो। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों के भूमि तत्व की बात कही गई है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई है, तो धरती की कोख में है। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, कल भी हम गद्यांश, इसी चैप्टर के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को करेंगे।
आप लोग इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को आप खुद से पढ़ेंगे तो कल मैं दोबारा से आपको यही चैप्टर के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर करवा रही होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी आज मैं आपको इन दोनों चैप्टर की, रॉबर्ट नर्सिंग होम और राष्ट्र के स्वरूप, इन दोनों चैप्टर की समरी बता रही हूं, ताकि कल जब हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर करें तो आपको समझ में आए पूरा चैप्टर। तो आप खुद से एक बार पढ़िएगा इन दोनों चैप्टर्स को। बाकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में कुछ की पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जन्म 1904 को और निधन 1967 ईस्वी में होता है। तो 1904 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी इनका समय है। 1904 में ये मेरठ जनपद, आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, खेड़ा नामक गांव इनका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। पीएचडी इन्होंने करी है, डीलिट जैसी बड़ी उपाधियां प्राप्त करी हैं, ये इनकी शिक्षा हो गई। रचनाओं को और दोहरा लीजिए, रचनाएं आपको याद रखनी है। पृथ्वीपुत्र, जो ये राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वीपुत्र से लिया गया है, ये सब इनके निबंध हैं। तो पृथ्वीपुत्र है, भारत की एकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या कहती है, बेटा तुम पृथ्वीपुत्र हो, भारत की एकता के बारे में तुम्हें ही सोचना होगा। और देखो ये कल्प वृक्ष, इसी कल्प वृक्ष के सामने जो है तुम्हें रोज हाथ जोड़ना है ना, और ये तुम्हारी माता भूमि है। इस प्रकार अपनी वागधारा में यह सुनाती है। तो यहाँ पर पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वागधारा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो गई। अब दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम। इसके रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका समय 1906 ईस्वी। तो जैसे आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का 1904 ईस्वी देखा है, तो 2 साल बाद इनका है 1906 ईस्वी। और इनका निधन कब होता है, लेकिन इनका निधन बाद में होता है, 1995 ईस्वी में इनका निधन होता है। स्थान कौन सा है इनका, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद का देवबंद नामक जो आपके स्थान है, वहां पर इनका जन्म होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक हुई नहीं, लेकिन मौलाना आसिफ अली ने जब इनके विद्यालय में जो है वो प्रेरणादायक भाषण दिया, तो यह आपके उनके भाषण से प्रभावित होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। और इस प्रकार इन्होंने फिर पूरा जीवन अपना स्वतंत्रता में आपके दिया। और इसके अलावा ये फिर साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते रहे। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनकी रचनाएं आपको बहुत बार दोहरा रखी है, कौन सी है, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, फिर आकाश के तारे, धरती के फूल, और बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए, नया विकास और जीवन, नया जीवन और विकास, है ना। तो ये आपके इस चैप्टर को के की पॉइंट्स। इसके अलावा हम रॉबर्ट नर्सिंग होम की बात करें कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या समझना है, बताइए। इसमें नोट्स में क्या क्या लिखें, नोट्स में आप चैप्टर को समझिए, ठीक है। लिखने वाला कुछ नहीं है इसमें। अपने दिमाग में जो आपने पूरे चैप्टर में समझा उसको अपने शब्दों में लिख दो। जैसे राष्ट्र का स्वरूप लिखो, ऊपर से नीचे राष्ट्र में 3 चीजें बताओ, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें पता चली कि हमें यह भूमि क्या है, तो इस भूमि के सुंदरता के प्रति, इसके भौतिक संसाधनों के प्रति, नदी, पहाड़, मिट्टी, पर्वत, इन सब के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके लिए हमें आपके जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर जो आपकी पृथ्वी की गर्भ में पाए जाने वाले खजाने हैं, ये महत्वपूर्ण बात आती है। नदियों के किनारे पाए जाने वाले बड़े बड़े चट्टान, जिस पर शिल्पी क्या करते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां, इमारतें बना देते हैं। तो कितना कुछ है ये हमारे आसपास उस पृथ्वी में जानने के लिए, ठीक है। जितना हम ज्यादा जागरूक होंगे हम अपने देश का और उतना विकास कर पाएंगे। फिर जन के बारे में बताइए कि जन के बारे में ये बताइए कि जन आपके इस पृथ्वी की क्या है, संतान है। तो पृथ्वी के साथ इस जन का संबंध माता पुत्र वाला है। फिर बताइए कि सब समान है, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा होने के बावजूद सबका इस पृथ्वी के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। हमें आपस में एक दूसरे के साथ सहिष्णुता रखनी है, सहनशीलता रखनी है, तालमेल बिठाना है। सब मिलकर के ही आपकी पूरे राष्ट्र का विकास हो पाएगा। फिर आप तीसरी चीज को लिखिए। तीसरी चीज कौन सी, संस्कृति। संस्कृति क्या है, मस्तिष्क है, ये आनंद है, श्वास प्रश्वास है हमारी लोकगीत, हमारी कथाएं, ये सब हमारी संस्कृति का अंग है। अलग अलग संस्कृतियां होती हुई भी राष्ट्र के रूप में हम एक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये आपको पता है तो चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है इस चैप्टर में। अब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये चैप्टर का एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहले कभी चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन ये कहानी सुन ली है तो आप चैप्टर पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रॉबर्ट नर्सिंग होम। रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर के रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर।
जैसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप निबंध विधा में आता है, ऐसे रॉबर्ट नर्सिंग होम रिपोर्टाज विधा में आता है। रिपोर्टाज होता क्या है? मैंने कोई अभी रास्ते से जा रही थी, कोई एक्सीडेंट की घटना देख ली, अब उस घटना पर आकर मैं कहानी लिख रही हूँ, और कहानी ऐसी है कि आपको पढ़कर रोना आ जाए। तो कहानी में सिर्फ एक होती है, मैंने कोई एक्सीडेंट देखा और अखबार में खबर छाप दी कि इस तारीख को मैं मतलब आपके इस रास्ते पर एक काली गाड़ी और एक सफेद गाड़ी में टक्कर हुई, गाड़ी इधर से आ रही थी और इसमें इतने लोग घायल हुए। ये सिर्फ घटना है, इसको कहते हैं रिपोर्ट। तो यहाँ पर जिसमें सिर्फ तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे कि ये गाड़ी थी, ये टक्कर हुई, इतने बजे इतने इतने लोग घायल हुए, इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सब रिपोर्ट है। लेकिन इसको एक कहानी की तरह भावनाओं के साथ भर देना रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज आंखों देखी घटना का कहानी की तरह वर्णन। तो वास्तविक जीवन को घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, तो रिपोर्टाज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि रिपोर्टाज है। यह आपकी मानव सेवा और समानता का पाठ है। इसमें अगर पहले मैं कहानी बता देती हूँ, फिर इसके महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। देखो, इस कहानी में 5 प्रमुख पात्र हैं, जैसे मदर टेरेसा है, 4, ठीक है, मदर टेरेसा हो गई, क्रिस्ट हेल्ड हो गई, मदर मार्गरेट, और लेखक तो है ही। तो आपको बीच में यहाँ पर लेखक बना देने हैं, 4 तरफ इनके 4 पॉइंट्स बनाने हैं, एक तरफ मदर टेरेसा, एक तरफ क्रिस्ट हेल्ड, एक तरफ मदर मार्गरेट। अब सबसे पहले कहानी की शुरुआत मदर टेरेसा से हुई है। मदर टेरेसा यहाँ पर जो लेखक है वो अपने किसी मेहमान के घर पर जाते हैं जो कि अचानक बीमार हो जाती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में माहौल बड़ा चिंता तनाव से भरा हुआ है। तभी इस चिंता और तनाव के माहौल में कमरे में आती है एक आपकी लगभग 45 साल की महिला, जो बहुत लंबी है, ठीक है, जिन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, जो बिल्कुल एकदम माँ की तरह डांटती है कि ऐसे मरीजों के सामने लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। तो लेखक सोचते हैं कौन है, पता चलता है कि भाई ये तो 20 वर्षों से भारत में, ये फ्रांस की रहने वाली है, इनका नाम है मदर टेरेसा, जो 20 वर्षों से भारत में रोगियों की सेवा कर रही है। जो उनका देश नहीं है, जहां वो उनकी भाषा संस्कृति कैसी भी नहीं है, लेकिन उनके लिए मानवता सबसे ऊपर है, इसलिए वो 20 वर्ष से भारत में अपनी पूरे जीवन को रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी है। दूसरा पॉइंट आता है क्रिस्ट हेल्ड का, कि जब वो दूसरी बार आपके कमरे में दोपहर में मरीजों का थर्मामीटर तापमान वगैरह चेक करने आती है, तो उनके साथ एक जवान महिला होती है जिसका नाम है क्रिस्ट हेल्ड, जो शायद आपकी 22-25 साल की रही होगी। वो बहुत देखने में सुंदर, और पता चलता है वो जर्मनी की है ना। और लेखक सोचते हैं कि जर्मनी की है। फिर वो, जैसे भारतीय लोगों की आदत होती है लड़ाई लगवाने की, तो ये जाके मदर टेरेसा से बोलते हैं कि ये जो आपके साथ जर्मनी की लड़की है, आप इसके साथ इतने प्यार से कैसे रह रही हैं, क्योंकि आप फ्रांस की हैं, और जर्मनी का हिटलर आपको याद नहीं है उसने कैसे फ्रांस पर अत्याचार किया था। जैसे हम पाकिस्तान के किसी अच्छे दोस्त, जैसे आपने वो वाली कौन सी मूवी है, वो OMG मूवी है, क्या नाम है उस मूवी का, जिसमें सरफराज है और सरफराज के साथ आपकी जो भारत में रहने वाली जग्गू है, उसकी लव स्टोरी बन जाती है। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है ना, अचानक से स्किप हो गया दिमाग से। आप लोगों ने देखी होगी, बताओ कौन सी फिल्म है। अभी किसी ने नहीं बताया, बताओ जल्दी। हाँ, पीके, पीके ठीक है। हाँ, पीके फिल्म में आप देखते हो कि आपके सरफराज और जग्गू, एक भारत का एक पाकिस्तान का, दोनों के बीच में आपके दोनों का एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन आपके, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ये फिट कर दिया था कि वो भैया पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है, वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इस कारण दोनों के बीच में दूरियां आ गई है ना। दोनों मतलब दोनों के बीच में दूरियां आ गई का मतलब कि जो आपकी लड़की होती है वह ये सोच करके इसने मुझे धोखा दिया है, वापस आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो लेखक है वो भड़काना चाह रहे हैं कि भैया तुम बताओ, फ्रांस की हो और ये जो क्रिस्ट हेल्ड है ये जर्मनी की है, तुम भूल गई हिटलर ने फ्रांस पर कितने अत्याचार किए थे। और मदर टेरेसा यहाँ बहुत समझदारी से काम लेती है। वो कहती है कि हिटलर बुरा था, उसने बुरा किया, इसमें इस लड़की का घर भी तबाह हुआ, जर्मनी का भी नुकसान हुआ, और हम पर हमारा भी बुरा हुआ, तो हम दोनों का दुख एक हुआ, हम दोनों ने से पीड़ा सही। उसने अपने देश में लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, मैंने अपने देश में देखा, तो इस तरह से हम एक हुए। तो इस प्रकार लेखक के पहली बात समझ में आया कि हम भारतीय लोगों ने, हमने कितनी दीवारें बना दी हैं, जाति की दीवारें, धर्म की दीवारें, भाषा की दीवारें, भूगोल की दीवारें, कि ये फ्रांस का है, ये बंगाल का है, ये तमिलनाडु का है, तो ये अमेरिका का है, ये जापान का है। हमने एक दूसरे के बीच में मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली ना जाने कितनी दीवारें बना दी हैं। इसकी बात इस चैप्टर में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मदर टेरेसा का जिक्र आता है, ठीक है। लेखक की परिचिता को अचानक बीमारी के कारण अस्पताल लाना पड़ा, वही मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। वो फ्रांसीसी महिला थी और उनका पूरा जीवन भारत में रोगियों की सेवा में बीता। उनकी छवि बिल्कुल एक माँ की तरह, जैसे माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही यह भी हर रोगी की सेवा करती है। मदर टेरेसा रोगियों के जीवन में हंसी बिखेरने वाली है, दुखी चेहरों को एकदम आपके जो है वो खुश कर देती है, ठीक है, इतने प्यार से उनकी देखभाल करती है। और उनके साथ दिन में क्रिस्ट हेल्ड आती है, जो भी वह भी ऐसी ही है, सुंदर
है, सौम्य है, रोगियों की सेवा करने वाली है, जवान है, जर्मनी की है वह, और 5 वर्षों का उसने संकल्प ले रखा है कि मैं भारत में रोगियों की सेवा करूंगी। जब लेखक को पता चला कि वह ये जो है ये जर्मनी की है और ये फ्रांस की है, तो लेखक भड़काने लगते हैं, है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने कैसे अत्याचार किया था। तो मदर टेरेसा कहती है भाई देखो, हिटलर ने मेरा भी घर उजाड़ा, उसका भी उजाड़ा, तो हम दोनों एक, हम दोनों की पीड़ा एक। इस प्रकार यहाँ पर लेखक को पहली बार समझ में आता है कि भाई हमने तो एक दूसरे के बीच में बहुत ही दीवारें खड़ी कर दी है। फिर लेखक को भी क्रिस्ट हेल्ड से थोड़ा सा लगाव होता है, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि यह अनजान लड़की, सोचो आपको मैं किसी ऐसे देश में छोड़ दूं जहां आपके अपने लोग ही नहीं है, जो अपनी भाषा ही नहीं बोलते, अपना खान पान नहीं है, तो ऐसे ही जब लेखक इसके बारे में देखते हैं कि अपने माता पिता से दूर, कितने किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में वो है, तो लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी लेखक को आपके इनकी जो देश सेवा है उसको देख करके उनका भी मन छलक जाता है। फिर एक बार मदर टेरेसा से बात होती है कि आप कभी अपने घर वापस नहीं गई, तो फिर वो कई कहानी सुनाती है कि एक बार गई थी और उनकी माँ ने उनको पहचाना ही नहीं, तो ये कहानी वो सुनती है। तो इस फिर आता है लास्ट में अंतिम किरदार मदर मार्गरेट का। मदर मार्गरेट की एंट्री सबसे कहानी में लास्ट में होती है। बिल्कुल नाटी है, कद में आपको दिखी रही है, सबसे बुजुर्ग महिला है, 80 प्लस इनकी उम्र होगी, लेकिन 80 प्लस उम्र होने के बावजूद एकदम फुर्तीली, है ना, मशीन भी इनके आगे फेल है, एकदम हंसती खिलखिलाती हुई सी। ये हंसती है तो ऐसा लगता है मोतियों की कोई बोरी खुल गई हो, तो ऐसी हंसती खिलखिलाती और पूरे माहौल को खुशनुमा करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला इस आपकी रॉबर्ट नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट है। अब लेखक सोचते हैं कि ये भी 40 वर्षों से भारत में रोगियों की सेवा कर रही हैं। तो अब इस चैप्टर में इन्होंने बताया कि किस प्रकार आपके जो ये तीनों महिला नर्सें हैं, उन्होंने सबसे ऊपर, इस चैप्टर का संदेश क्या है, इस चैप्टर के की पॉइंट क्या है। इस चैप्टर का की पॉइंट है कि हमारे लिए जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, इन सबसे ऊपर होता है मानवता, है ना। सबसे हमारा धर्म क्या होना चाहिए, मानवता, इंसानियत, इंसानियत जिसको आप कहते हैं, ये इंसानियत का, ये मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। जाति, धर्म, क्षेत्र के दायरों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा। तभी तो एक जर्मनी की, एक फ्रांस की और मदर मार्गरेट का स्थान नहीं पता चला, लेकिन वो भी कहीं बाहर की है, नाम से पता लग रहा है। ये अलग अलग जगह के होने के बावजूद ये जब भारत में रोगियों को सेवा कर रही है, तो वो उसको ये नहीं देख रही कि इस जाति का है, इस धर्म का है, इस देश का है, मेरा अपना नहीं है, ऐसे नहीं देख रही। वो उसको एक मानव मनुष्य की तरह देख रही है और उसी भाव से उनकी सेवा कर रही है। सुदृढ़ मतलब होता है बेटा मजबूत, ठीक। तो यहाँ पर मानवता का सच्चा अर्थ, प्रेम और समानता, यह इस चैप्टर में संदेश दिया है कि शत्रु देशों के बीच भी मित्रता का अद्भुत आपके जो उदाहरण है वो हमें देखने को मिला है। जर्मनी और फ्रांस जो एक दूसरे के शत्रु देश कहे जाते हैं, वहां भी वे दोनों आपस में कितने प्यार से बिना भेदभाव के एक साथ रहते हैं और रोगियों की सेवा कर रहे हैं। रॉबर्ट होम की जो नर्सें हैं, उनमें कितनी आत्मीयता, आत्मीयता, कितना अपनापन है। रोगियों को वो ऐसा नहीं देखते कि बाहर का है। आप अपने घर में, आपकी मम्मी बीमार होंगी, पापा बीमार होंगे, भाई बहन, दादा दादी, उनकी खूब सेवा कर लेंगे, लेकिन कोई अनजान सड़क पर बीमार है, उसकी कैसे सेवा करोगे आप, करोगे कि नहीं करोगे, है ना। हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन इस चैप्टर में बताया है कि अनजान लोगों की भी बिल्कुल अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ, ममता के साथ, सहानुभूति के साथ सेवा करना, ये इस चैप्टर का मुख्य संदेश है। यही सेवा भाव अनुकरणीय है, अपनाने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मानवता और समानता की शिक्षा दी गई है, परोपकार का महत्व इस चैप्टर में समझाया गया है। चलिए अब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। इंडिया के लोगों में बिल्कुल भी मानवता नहीं है। भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, इंडिया के लोगों में बिल्कुल मानवता नहीं है। आप किसी जगह को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जगह ऐसी है। अगर आप एक जगह को पूरा खराब बोल रहे हो तो मानवता नहीं है, तो बताओ हम लोग आप लोगों को पूरे साल पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? कई बार 12-12 घंटे पढ़ाते हैं, कई बार तबियत खराब होने के बाद पढ़ाते हैं, कई बार आप सड़क पर जाओगे, आप गिर जाओगे, कोई मदद करने के लिए आपको मिल ही जाएगा। अगर मानवता नहीं होती तो आप सर्वाइव कैसे करते? बताओ, आपको अपने आसपास कोई ऐसा अच्छा लोग ही नहीं, अच्छा व्यक्ति ही नहीं दिख रहे कि आप कह रहे हो इंडिया में लोग ऐसे नहीं होते। कोई जगह खराब नहीं होती है, हर जगह, गंदी से गंदी जगह में भी आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी से अच्छी जगह में भी आपको बुरे लोग मिल जाएंगे। तो वह एक व्यक्ति होता है जो खराब या अच्छा हो सकता है अपने आचरण से। कोई जगह खराब नहीं होती, कोई स्थान, कोई देश, कोई कुछ खराब नहीं होता। वहां के लोग, और लोगों में भी सब नहीं हो जाते कि मैं बोलूं लड़के सारे खराब हैं। बताओ लड़के सारे खराब होते हैं? मैं कहूँ लड़के सारे धोखेबाज हैं, होता है? नहीं होता ना। एक ही होगा, कोई दो होंगे, कुछ होंगे, और सारे नहीं होंगे। आपको सारी लड़कियां खराब होती है? नहीं होती भाई, है ना, सब थोड़ी होती हैं। इस प्रकार सब जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बस हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या हम अच्छे हैं, क्या हम किसी की मदद कर रहे हैं, क्या मैं अपने देश, अपने समाज के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ। ये सारी बातें आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, और मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा। लेखक सोचते हैं, मैंने देखा कि बहुत लोग धन के कारण दूसरों को अपना बना पाते हैं। कोई बहुत अमीर व्यक्ति होगा तो आप उसकी खूब इज्जत करेंगे, है ना, तो धन ने उसको आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले ही वो आपको कुछ दे ना, लेकिन कोई अमीर व्यक्ति होगा तो आप मदद करने के लिए 10 हाथ आगे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत लोग सुंदरता के कारण, कोई सुंदर लड़की हो सड़क पर, कोई मदद मांग रही हो, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, भाई हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। बताओ होता है कि नहीं होता? तो उसने अपनी सुंदरता से लोगों को अपना बना लिया। कोई लड़का है बहुत स्मार्ट सा, हैंडसम सा, उसको कोई मुसीबत आ जाए, देखो अभी कितने मदद के लिए लोग आगे आ जाएंगे। इसीलिए कहा कि मैंने बहुतों को अपने जीवन में देखा जो धन से पाते हैं, गुणों से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, स्वभाव का बहुत अच्छा, दिखने में अच्छा नहीं है, अमीर भी नहीं है, लेकिन स्वभाव उसका बहुत अच्छा है, तो आप उसकी तरफ अपने आप खींचे चले जाओगे, उसको मदद की जरूरत होगी, आप आगे बढ़कर उसकी मदद करोगे। लेकिन यहाँ लेखक ने पहली बार देखा कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति, जहां मदर टेरेसा रोगी के लिए प्रार्थना कर रही है, तो उनकी प्रार्थना अपने लिए नहीं है, उनकी प्रार्थना है कि जो रोगी है उसकी पीड़ा दूर हो जाए। और जब वो कहता है अगले दिन भी मेरे लिए प्रार्थना करना, तो वो कहती है कि अगले दिन उसके लिए करूंगी जो सबसे ज्यादा तकलीफ में होगा। तो वह देखता है कि जहां एक का जो समर्पण है वो दूसरे के लिए है, और दूसरा अपनी पीड़ा के कारण, परेशानी के कारण इनका समर्पण, इनका प्रार्थना में स्थान पा रहा है। तो ऐसे त्याग और ऐसी प्राप्ति का यह अद्भुत सुंदर दर्शन लेखक ने हॉस्पिटल में, अस्पताल में पहली बार देखा, कि कोई किसी को पीड़ा से पाए और कोई किसी का उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब होता है त्याग, सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। मैं अपनी प्रार्थना, अगर मान लो भगवान कहते हैं कि तू एक दिन में 2 प्रार्थना कर सकती है, और मैं दोनों प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रही, मैं दोनों प्रार्थना बचा के रख रही हूँ कि कोई कहीं किसी को कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी तो भगवान से तब मांगूंगी। तो ऐसे ही है मदर टेरेसा, जो कहती है कि कल उसके लिए करूंगी जिसको सबसे ज्यादा पीड़ा होगी। तो यानी उनका पूरा जीवन त्याग है, किसके लिए? जो पीड़ा में है उसके लिए। तो ऐसा सुंदर दृश्य लेखक ने अपनी आंखों से आज पहली बार देखा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम कर लोगे। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्य का अर्थ क्या है? आप समझाइए इसमें कि जो रोगी है, जो पीड़ा में है, जो दुख में है, तकलीफ में है, तो यहाँ पर उसके लिए मदर टेरेसा प्रार्थना कर रही है, तो वह अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की प्रार्थना को पा रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, उनकी प्रार्थना में उसको स्थान प्राप्त हुआ है ना। और मदर टेरेसा की जो हृदय में सबके लिए प्रेम है, जिसके कारण वह सबके लिए प्रार्थना कर रही है, रोगी के लिए प्रार्थना कर रही है, इसी बात को आपको यहाँ पर बताना है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लेखक ने आज कौन सा दृश्य अपनी आंखों से पहली बार देखा? बताओ कौन सा दृश्य देखा? भाई गद्यांश में ही उत्तर मिल जाएगा। समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप, जहां पर कोई अपनी पीड़ा से किसी को पा रहा है, और यहाँ पर कोई आपके अपनी पीड़ा के कारण मतलब अपना समर्पण का स्थान स्वयं को अर्पित कर रहा है, और दूसरा अपनी पीड़ा के कारण प्रार्थना में स्थान पा रहा है। यह मनोरम दृश्य आज लेखक ने पहली बार देखा। मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया है? आत्म त्याग, कि वो अपने सब कुछ रोगियों की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांग रही भगवान से, तो यह आत्म त्याग है, यानी अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग कर देना, दूसरों के लिए दे देना। रेखांकित अंश की व्याख्या, अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों में देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो आप कहोगे लेखक ने बताया कि भाई इस जगत में उन्होंने स्वयं को लेखक ने मानवता के लिए इस जगत में स्वयं को समर्पित करके श्रद्धा व आदर प्राप्त करने वाला एक विचित्र और मनोरम दृश्य देखा है। उन्हें समर्पण और प्राप्ति का यह विलक्षण सुकोमल रूप आज ही दिखाई दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि जब अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात मदर टेरेसा कहती है, एक और वह पीड़ित व्यक्ति था जिसने अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा के हृदय में सद्भावना, अपना स्थान प्राप्त कर लिया, और दूसरी तरफ थी मदर टेरेसा, जिनका प्रेम, जिनकी प्रार्थनाएं केवल दुखी और पीड़ित लोगों के लिए शेष थी। तो इस प्रकार यह अद्भुत दृश्य आज लेखक ने पहली बार देखा। इसी बात को आपको बताना है। सौम्य और उत्सर्ग, उत्सर्ग का मैं आपको बार बार क्लास में बताती हूँ। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग, और यहाँ पर सौम्य मतलब सुंदर, रमणीय। अब कल भी हम इन दोनों चैप्टर को आप पढ़ के आएंगे, है ना। कल आपको क्या करना है? कल आपको राष्ट्र का स्वरूप भी पढ़ करके आना है। मैं सवाल पूछूंगी राष्ट्र के स्वरूप में, साहित्यिक परिचय से भी मैं एमसीक्यू सवाल बना के लाऊंगी, और ऐसे ही आपके रॉबर्ट नर्सिंग होम से कुछ एमसीक्यू सवाल बना के लाऊंगी जो साहित्यिक परिचय से संबंधित होंगे, और गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम इन दोनों ही चैप्टर के कल हम गद्यांश आधारित प्रश्नों, अच्छा कल तो सैटरडे है ना, कल शनिवार है। ओके, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब मैं मंडे को क्लास लूंगी, कल सैटरडे है ना। तो अब आप लोगों की क्लास मेरे साथ मंडे को होगी। मंडे को आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ के आने हैं, दोनों का साहित्यिक परिचय फाइनल कर लेना है। पीडीएफ क्लास की अपलोड हो जाएगी। मंडे को मैं आप लोगों को इन दोनों के ही गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों का और अभ्यास करवाऊंगी।
फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आपको लेकर चलूंगी, जो कि अशोक के फूल चैप्टर को हम छोड़ेंगे। अशोक के फूल को गद्य खंड में बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को देखेंगे। तो अशोक के फूल में से सिर्फ हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देख लेंगे, और उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि भाषा और आधुनिकता है। ठीक, तो आप, हाँ संडे को मैराथन है। ओहो, आपसे तो मुलाकात संडे को भी होनी है, मैं तो भूल ही गई। हाँ 30 नवंबर को हमारी मैराथन है। ठीक, कल कोई क्लास नहीं है मेरे साथ, लेकिन 30 नवंबर को सुबह 10 बजे, जितने बच्चे ये बाद में भी देख रहे हैं इस क्लास को, लाइव चाहिए मुझे सब 30 नवंबर को 10 AM पर। ठीक है, कम से कम पता तो चलना चाहिए भैया, हिंदी का एग्जाम सबसे पहला एग्जाम है और तुम्हारे मन में कोई खौफ ही नहीं है। मैं यहाँ पूरा संडे जो है आप लोगों के 12 घंटे का, पूरे हफ्ते तो हम क्लास लेते ही हैं, तो एक दिन संडे होता है हमारे पास कि छुट्टी करें, है ना, थोड़ा सा कहीं घूमने जाएं, दोस्तों के पास जाएं, घर परिवार के पास बैठे। लेकिन कई बार जब हमें लगता है कि अभी जरूरत है आप लोगों को, तो हम लोग फिर वो स्पेशल संडे के दिन करते हैं, क्योंकि बाकी दिन आप लोगों की और क्लासेस रहती हैं, मेरी भी बाकी बैचेस में क्लासेस रहती हैं। तो जब मैं पूरा संडे आप पर कुर्बान करने आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो जरूरत है इस बात की, क्योंकि पूरा गद्य खंड, कहानी खंड, ये सब तो रिवाइज हो गया, लेकिन पद्य खंड काफी समय हो गया है। तो फिर आप लोगों को भी समय पर, ये नहीं कि देख लेंगे बाद में आराम से 1-1 घंटा 2-2 घंटा देखेंगे और खत्म कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं। आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है सुबह 10 बजे से। इंतजार करूंगी मैं, देखती हूँ कितने आएंगे। एक कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, बेटा तुम मत आना, मेरा थोड़ी कुछ चला जाएगा तुम नहीं आओगे तो। ठीक है, गौरव कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, गौरव तुम दिखने भी नहीं चाहिए मुझे क्लास में। ठीक है, और बाकी लोग कह रहे हैं आएंगे, तो भैया भाई आप जो आएंगे उनका स्वागत है, जो नहीं आए तो फिर कहते हैं ना कि आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। ठीक, ये गौरव के लिए था जो कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, बाकी लोगों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं आपके 30 नवंबर को सुबह 10 बजे। अपने जितने दोस्त हैं सबको बता देना, हिंदी का पूरा पद्य खंड हम लोग इस दिन दोहरा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यही विराम देती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।